प्यारे बच्चों, आज नए चैप्टर की ओर चलते हैं और उस नए चैप्टर में इतिहास के अंतर्गत आता है रेनेसा। रेनेसा का मतलब होता है पुनर्जागरण काल, परिवर्तन का काल होता है। उसमें कौन कौन से परिवर्तन हुए यूरोप में, भारत में, इसके बारे में आज समझेंगे। तो रेनेसा का जो मूर्तिकला, चित्रकला जो थी, उसमें कई प्रकार के परिवर्तन देखने को मिला। जैसे कि रेनेसा काल की चित्रकला में मोनालिसा है और मारियम, ये जितने भी थे उनको चित्रित किया गया है। इस प्रकार से रेनेसा काल में चित्रकला और मूर्ति कला के बारे में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिला और उसका प्रत्यक्ष रूप से आकलन किया गया। इसके बाद में आता है कि यूरोप में मानववाद। यूरोप में मानववाद किस प्रकार से प्रचलित हुआ। यूरोप का मानववादी जनक कहा जाता है फ्रांसिस्को पेटार्क को, और उनके द्वारा बहुत सारे सुधार कार्य किया गया। ग्रीक और लैटिन भाषा में उन्होंने कई प्रकार के साहित्यिक रचनाएं लिखी गई और उसमें कई प्रकार से सुधार किया गया। सबसे पहले उसमें बहुत सारी त्रुटियां थी जिसको पेटार्क ने सुधारने का प्रयास किया। लोगों को बोलने आता नहीं था, तो उनको एक साहित्यिक भाषा में बोलने का तरीका पेटार्क के द्वारा बताया गया और उन्होंने अपनी कई जो पुस्तकें थी उसमें साहित्यिक रचनाएं जो ग्रीक या लैटिन भाषा में प्रकाशित की। तो फ्रांसिस्को पेटार्क ने मानववाद को आगे बढ़ाने के लिए कई प्रकार की साहित्यिक रचना करके लोगों को जागृत किया और न्यायालय में किस प्रकार से बातें करना है, कानूनी भाषा कौन सी होगी या साहित्यिक रचना किस प्रकार से होगी, लोगों को कैसा बोला जाए, किस प्रकार से लेखन शैली होना चाहिए, इसके बारे में फ्रांसिस्को ने जारी किया। 1439 में गुटेनबर्ग ने, जो एक कारीगर, जर्मन का रहने वाला है, एक कारीगर, और उनके द्वारा छपाई का कार्य किया गया और फ्रांसिस्को ने मशीन या छपाई के माध्यम से बहुत सारे पुस्तकों की छपाई की शुरुआत किया और धीरे धीरे उनके छपाई के माध्यम से उनकी साहित्यिक जो रचनाएं थी तो लोगों तक के आसानी से पहुंचना शुरू हो गया। मानववाद के संबंध में बहुत सारी बातें उनके द्वारा लिखी गई और छपाई करके उसके कई हजार प्रतियां लोगों तक वितरित की गई। इससे एक लैटिन और ग्रीक भाषा के साहित्य का प्रचलन हुआ लोगों में और सोचने समझने की विचार, तर्क शक्ति, इसके बारे में लोगों को जानकारी हुई। यही जो साहित्यिक रचना के आधार पर, और जो आता है इरास्मस ने भी कई प्रकार से जो चर्च है या बाइबिल के जो लिखी हुई जो बातें हैं उनको गलत ठहराया और उसमें कई प्रकार के सुधार कार्य किए। उनको लगा कि इस प्रकार से बाइबिल में जो
बातें लिखी गई है वो ठीक नहीं है, इसमें परिवर्तन किया जाए। और परिवर्तन करने का प्रयास किया इरास्मस के द्वारा, और धीरे धीरे इस साहित्यिक रचना के आधार पर बाइबिल की जो बहुत सारी बातें थी उन पर परिवर्तन किया गया। तो ऐसे इरास्मस ने भी मानववाद, ये भी फ्रांसिस्को पेटार्क की तरह एक मानववादी या मानववाद के अध्ययन के लिए खूब प्रयास किए, और कई गलतियां सुधार के वो लैटिन ग्रीक भाषा की साहित्यिक रचना पर ज्यादा जोर दिया था। उस समय यूरोप में जो था, महिलाओं को किसी भी प्रकार के साहित्यिक रचना या साहित्यिक लेख लिखने का या उनको घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं मिलती थी। लेकिन एक महिला थी, कसांड्रा फेडेल, ने सामने आई और साहित्यिक रचना और कई प्रकार के सभाओं में भाग लेना, लेखन कार्य करना, महिलाओं को जागृत करना, इस प्रकार से एक सामाजिक सुधार का कार्य उनके द्वारा किया गया। तो ऐसे यूरोप में बहुत सारी परिवर्तन, रेनेसांस या पुनर्जागरण, नया जो युग का शुरुआत हुआ था, धीरे धीरे कसांड्रा फेडेल के द्वारा प्रचारित या महिलाओं को जागृत, या कसांड्रा फेडेल को देखने के बाद में महिलाओं के द्वारा कई धार्मिक कार्य है, सांस्कृतिक कार्य है, उसमें भाग लेना शुरू किया, और कई प्रकार की रचनाएं लिखना शुरू हुआ। समाज में उनकी भागीदारी, घर से बाहर निकलना भी शुरू हुआ। तो इस प्रकार से देखा जाता है कि समस्त जो रेनेसां काल जो था, एक नव जागरण काल था, उसमें कई प्रकार के परिवर्तन, चाहे साहित्यिक रचना कहा जाए या चित्रकला के बारे में कहा जाए या मूर्ति कला के बारे में कहा जाए या लेखन शैली के बारे में कहा जाए। तो इस प्रकार से बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिला। कई मूर्तियों में जो थे, लेखक की मूर्ति या मारियम की जो मूर्ति, जिसको उसका जो सिर था उसको झुके हुए दिखाना, तो ऐसे कई लेखक और कई मूर्तिकार, कई साहित्यकार की जो मूर्तियां या चित्रों को अंकित करके इस कार्य जो रेनेसां काल की एक प्रमुख देन थी। तो आज बच्चों हमने समझा कि रेनेसां मतलब क्या होता है। उस समय जो मूर्ति कला और जो था चित्रकला किस प्रकार से, और बाइबिल में जो दस्तावेज थे या बाइबिल की जो प्रमुख लिखी हुई बातें थी, उसमें कौन कौन से परिवर्तन आया, मानववाद के जनक किसको कहा जाता है, और कौन जो लेखक था जिन्होंने लैटिन भाषा का प्रयोग किया, इसके बारे में आज समझे हैं। अगला जो चैप्टर इसी इतिहास के अंतर्गत मानववादी चिंतक, जो अगला मानववादी चिंतक है वो है मैकियावेली। 1513 में उन्होंने द प्रिंस नामक पुस्तक लिखी, और उस पुस्तक में उन्होंने राजनीतिक या राजनीतिक क्षेत्र को प्रकाशित किया, और उसमें राजनीति से संबंधित सारी बातों को उसमें दर्शाया कि एक शासन व्यवस्था को किस प्रकार से संचालित करना है, या एक शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए,
राजाओं के अधिकार क्या होना चाहिए, उनके कर्तव्य क्या होना चाहिए, ये सारी बातों को मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में दर्शाया। निरंकुश जो शासन है उसके बारे में लोगों को जागरूक किया अपने उस द प्रिंस नामक पुस्तक में। एक राजा जब निरंकुश शासन व्यवस्था संचालित करता है तो उसमें जनता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये सारी बातों को, उनका जो केंद्र बिंदु था वो राजनीति पर था, राजनीति आधार पर केंद्रित उनकी पुस्तक थी और उसी के आधार पर कैसे शासन व्यवस्था संचालित करना है इसके बारे में अपनी पुस्तक में, वो अपनी रचना में मैकियावेली ने लिखी। आगे हम लोग और चलते हैं कि छपाई संबंधित जो बातें हैं, छपाई संबंधित जैसे कि आपको पिछले अभी चैप्टर में भी समझा रहा था कि जब छपाई का कार्य शुरू किया गया तो बहुत सारे जो प्रतियां छपाई हुई और एक जो विद्वान है वो दूसरे विद्वान तक के उनके आचार विचार को समझने का प्रयास और उनके बदलाव की स्थिति, एक जो विद्वान है किस प्रकार से विचार रखते हैं, दूसरा विद्वान किस प्रकार से विचार रखते हैं। तो छपाई के माध्यम से कई प्रकार की पुस्तकों का प्रकाशन हुआ और उस पुस्तकों के प्रकाशन से यही समझ आया कि एक लेखक या एक जो साहित्यकार है वो कैसे पुस्तकों का छपाई करे। तो ये विचारों का आदान प्रदान या उनके विचारों को समझने का प्रयास छपाई कार्य होने के बाद में शुरू हुआ। आज की स्थिति में देखते हैं तो धीरे धीरे छपाई का कार्य समाप्त हो जा रहा है और छपाई का स्थान मीडिया, इंटरनेट, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक जितने भी चैनल है वो ले लिया है। तो जितने भी विद्वान हैं वो अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए टीवी का, इंटरनेट का, इलेक्ट्रॉनिक जितने भी मेथड है वो पद्धति है उनका वो सहारा लेकर आज की जो स्थिति में देखते हैं तो वो अपने विचार और विचारों का आदान प्रदान एक मीडिया के माध्यम से आज कर रहे हैं। तो इस प्रकार से छपाई का जो कार्य पहले होता था वो धीरे धीरे समाप्त होकर आज जो इंटरनेट के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से उसी बात को आज लोगों तक के पहुंचाना, एक स्थान से दूसरे स्थान, और उसको देखकर समझकर प्रत्यक्ष रूप से उनको सुनकर देखकर आज अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। चित्रकार जो थे उस समय या चित्रकारी के बारे में हम समझते हैं कि किसी भी चित्र में चित्रकार जो होता है वो चित्रों को हूबहू क्यों उसको प्रदर्शित या बनाना चाहिए, इसमें तर्क रखा गया कि यदि कोई भी चित्रकार किसी का चित्र अगर बनाता है तो उस चित्र में अगर हूबहू चित्रकारी अगर न किया जाए तो वो एक भ्रामक या गलत सिद्ध हो सकता है। इसलिए चित्रकार हमेशा इस बात की ओर ध्यान दिया कि उस चित्र में या उस चित्र का जो या मूर्ति का हूबहू चित्र बनाएं जिससे लोगों को ये न लगे कि ये चित्र या इस चित्र में इस बात की कमी है, यहाँ पर इस प्रकार की कमी है,
और लोगों को विश्वास नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से जब चित्रकार जो है चित्र का बनाना शुरू करता है, चित्र को बनाना शुरू करता है, तो वहां पर हूबहू चित्र बनाना अनिवार्य होता है ताकि लोगों में किसी भी प्रकार की भ्रम या भ्रामक स्थिति उत्पन्न न हो सके। तो इस प्रकार से आज आपको समझाया गया कि इस प्रकार से छपाई के महत्व, और उसके बाद में जब मीडिया या इंटरनेट आया तो क्या हुआ, चित्रकार एक मूर्ति या चित्र को किस प्रकार से बनाता है ताकि लोगों को किसी भी भ्रम की स्थिति ना हो। मैकियावेली ने कौन सी पुस्तक लिखी और उनकी पुस्तक में प्रमुख बातें क्या थी, इस बारे में हम लोग आज समझे। धन्यवाद।